चैप्टर 132। मुझे मुझे सब कुछ ठीक से याद नहीं आता। वो आमतौर पर खुद ड्राइव करके कहीं नहीं जाती थी, लेकिन उस दिन किसी वजह से उसने खुद गाड़ी चलाई। 15 साल पुरानी यादों को खंगालना शांता जैसी उम्रदराज महिला के लिए आसान नहीं था। अन्ना ने गौर से शांता की आंखों में देखा। शांता, मेरी तरफ देखो। शांता ने अपनी नजरें उठाईं और जैसे ही उसकी आंखें अन्ना की आंखों से टकराईं, वो पल भर के लिए उसमें खो सी गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन आ गई थी, जैसे कोई और उसकी जगह बोल रहा हो। क्या तुम्हें याद है 15 साल पहले मेरी माँ अकेली क्यों गई थी? अन्ना ने शांत लहजे में पूछा। शांता की नजर कहीं दूर अटक गई, कुछ पल चुप रही और फिर बेहद रूखे और मशीन जैसे टोन में बोली। उस दिन मिसेज यार्डली को कोई कॉल आया था और वो बिना कुछ कहे सीधा दरवाजे से बाहर निकल गई थी। अन्ना की भौहें सिकुड़ गईं, पर वो रुकी नहीं। क्या शैलजा की मौत से पहले अरविंद का वसुंधरा के साथ कोई गलत रिश्ता था? शांता ने बिना झिझके सिर हिलाया। हाँ। जब मिसेज यार्डली आपको लेकर बिजी रहती थी, तो मिस्टर यार्डली चुपके से वसुंधरा से मिलने निकल जाते थे। अन्ना की आंखों में एक तेज चमक उभरी। उसने धीरे से अपनी उंगलियां चटकाईं। अचानक शांता को होश आया, उसकी आंखों में वापस होश की रोशनी लौट आई। उसे कुछ भी याद नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ। मिस अन्ना, आपको कुछ और चाहिए? उसने सामान्य आवाज में पूछा। नहीं, बस हो गया। अन्ना ने सूप की कटोरी की तरफ इशारा किया। अब आप जा सकती हैं। ठीक है, कहकर शांता ने दरवाजा बंद किया और कमरे से बाहर निकल गई। अन्ना पहले क्रिमिनल से डील कर चुकी थी, इसलिए उसे थोड़ी बहुत हिप्नोटिज्म की ट्रिक्स आ गई थी। और एक आम इंसान को वश में करना उसके लिए अब कोई मुश्किल बात नहीं थी। सूप की आखिरी चम्मच लेने के बाद वो सोच में डूब गई। शांता के जवाबों ने उसके उस शक को और मजबूत कर दिया जो वह सालों से अपने दिल में दबाए बैठी थी, कि शैलजा की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि प्लान की गई मर्डर थी। चाहे वसुंधरा ही कातिल हो या कोई और, इतना तय था कि इस खेल के पीछे कोई चालाक और खतरनाक दिमाग काम कर रहा था। वसुंधरा की इतनी सिंपल बैकग्राउंड थी कि वो अकेले शिवकांत और ब्रजेश जैसे तेज अफसरों को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान चकमा नहीं दे सकती थी। अब सवाल ये उठता है, शैलजा की मौत की साजिश किसने रची और क्यों? यही सोचते सोचते अन्ना के दिमाग में यार्डली परिवार को लेकर एक नया शक उठने लगा। क्या उनके अंदर कोई गहरा राज छुपा है? उसने बेडसाइड टेबल पर रखी अपनी माँ के साथ वाली तस्वीर को देखा और फिर आईने में अपनी शक्ल। हर दिन उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गड़बड़ है, पर उसे अभी तक वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। सूप खत्म करते ही अन्ना को कुछ याद आया। वो उठी और उस पुरानी चाबी को ढूंढने लगी जो उसके दादाजी ने कभी उसे दी थी। वो चाबी मिलते ही उसने उसे एक धागे में पिरोकर अपने गले में पहन लिया। क्योंकि वो चीज ब्रजेश के लिए बहुत मायने रखती थी, अन्ना ने तय कर लिया कि अब वो उसे अपने पास ही रखेगी। तभी आरव ने दरवाजा खोल दिया। अन्ना ने पलटकर देखा तो आरव दरवाजे के पीछे से झांक रहा था और मुस्कुराते हुए बोला, अन्ना, एक गेमिंग सेशन जमाया जाए? अन्ना की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। उधर अरविंद, वसुंधरा और रोहिणी साथ में हंसते वापस लौट रहे थे। जैसे ही वो तीनों सड़क पर पहुंचे, वसुंधरा की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने अचानक कहा, तुम दोनों जाओ, मुझे याद आया कि मुझे कुछ सामान लेना है। मैं सुपरमार्केट से जल्दी आ जाऊंगी। अरविंद ने नाराज होकर भौहें चढ़ाई। ऐसा कुछ तो शांता या बाकी स्टाफ भी कर सकते हैं। वसुंधरा हल्के से मुस्कुराई। मैं खुद ही जाकर आना चाहती हूँ। वैसे भी मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलती। तुम रोहिणी को लेकर पहले घर चलो, मैं जल्दी आ जाऊंगी।
ये कहकर वो रुकी नहीं और हाथ हिलाते हुए दूसरी दिशा में निकल गई। रोहिणी ने अरविंद का हाथ पकड़ा और कहा, पापा चलो घर चलते हैं। अरविंद ने सहमति में सिर हिलाया। हम। वसुंधरा ने एक बार पलटकर देखा कि वे लोग वाकई जा रहे हैं या नहीं। जैसे ही उसने उन्हें मुड़ते देखा, उसने चैन की सांस ली और विपरीत दिशा में निकल गई। वो इधर-उधर देखते हुए एक सुनसान सुपरमार्केट के सामने बने शेड में चली गई। वहां पहले से कोई उसका इंतजार कर रहा था। वो आदमी बिल्कुल आम सा दिखता था, भीड़ में अगर खड़ा हो जाए तो कोई उसका नोटिस भी ना ले। लेकिन पास से देखने पर पता चलता था कि उसने नकली विग पहन रखी थी। उसका असली चेहरा उसमें छुपा हुआ था। तुम यहाँ क्यों आई हो? वसुंधरा ने धीरे लेकिन सख्त आवाज में पूछा। वो आदमी हल्के से हंसा। इतने सालों में तुमने बड़ा मजेदार जीवन जिया है, लगता है अपने वादे भी भूल गई हो। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम बिना कीमत चुकाए सब कुछ पा सकती हो? वसुंधरा के होंठ कस गए, उसकी आंखों में डर की एक झलक तैरने लगी। वो आदमी बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर हम बीच में नहीं आते तो तुम ब्रजेश और शिवकांत की इन्वेस्टिगेशन से बच सकती थी? तुम्हारी चालें उस वक्त ही फेल हो जाती। एक और शब्द मत कहना। वसुंधरा ने घबराकर चारों ओर देखा, जैसे डर हो कि कहीं कोई सुन न ले। वो आदमी अब उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कोई शिकार को जाल में फंसा चुका हो। हम इतने सालों से अलग कामों में बिजी थे, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं कहा। पर क्या तुम सच में सोचती थी कि आराम से बैठकर, कुछ किए बिना, यार्डली परिवार की मालकिन बनी रहोगी? चैप्टर 133। वसुंधरा घबराई हुई थी। उसकी आवाज कंपा रही थी और मुश्किल से सुनाई दे रही थी जब उसने कहा, मैं अब यार्डली परिवार की कानूनी पत्नी हूँ। मुझे धमकाने की कोशिश भी मत करना। यार्डली परिवार की कानूनी पत्नी? उस आदमी ने जहर घोले लहजे में कहा, अगर मैं चाहूँ तो कल सुबह के पहले पन्ने पर खबर होगी कि यार्डली परिवार की बीवी ने खुद अपने पति को मारने की साजिश की। और हाँ, तुम्हें मिटा देना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। वसुंधरा के चेहरे से रंग उड़ गया। वह बस इतना ही कह पाई, फिर खुद को तुरंत चुप करवा लिया ताकि आसपास के किसी व्यक्ति का ध्यान उस पर न जाए। वो आदमी एक संतुष्ट मुस्कान के साथ हंसा। जब तक तुम अपने हिस्से की डील निभाती रहोगी, यार्डली परिवार की बीवी के तौर पर अपना रुतबा और उस बॉय टॉय को बनाए रख सकती हो जो पूरी तरह तुम पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर तुमने मना किया तो एक सेकंड में तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा। वैसे भी तुम पहले भी बिना पैसे के जी चुकी हो ना। तुम्हारी जिंदगी अरविंद से जुड़ी थी, वेश्यावृत्ति के जरिए। तुम्हारे लिए दोबारा उसी काम में लौटना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। वसुंधरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें उस आदमी पर टिकी थी जैसे किसी भूत को देख रही हो। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने सालों बाद कोई फिर से उस अतीत को खंगालेगा। उसे लगा था कि वह पुराना अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया है, लेकिन नहीं, वो फिर सामने था। उसने अपना सब कुछ फिर से खोने का डर महसूस किया, अपनी पहचान, अपना स्टेटस और सबसे ज्यादा अपनी बेटी को खो देने का डर। वह फिर से वो नहीं बनना चाहती थी। उसने गहरी सांस ली और झुकी नजरों से बोली, मैं समझती हूँ। आदमी के चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ गई। अच्छा है, लगता है हमारी मेहनत बेकार नहीं गई जब हमने तुम्हारे अतीत के सारे निशान मिटाने की प्लानिंग की थी। फिर उसका चेहरा अचानक सीरियस हो गया। याद रखना, हमें उस चीज की जरूरत है जो ब्रजेश के पास है, वो चाबी। वसुंधरा की भौहें सिकुड़ गईं। वह खुद को रोक न सकी और पूछ बैठी, अगर तुम लोग इतने पावरफुल हो तो खुद जाकर क्यों नहीं ले आते? आदमी की आंखें एकदम ठंडी हो गईं। तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपना रोल निभाना है।
वो चाबी यार्डली परिवार के वारिस को दी जाएगी। तो जब तक तुम और तुम्हारी बेटी यार्डली परिवार की वारिस बनने की दिशा में आगे बढ़ते हो, चाबी आखिरकार तुम्हारे हाथ में ही आएगी। वसुंधरा बस सिर हिला सकी और बोली, मैं समझ गई। तो अब चलो, कहकर उस आदमी ने पीछे हटते हुए उसे जाने दिया। वसुंधरा तुरंत वहां से खड़ी हुई, इधर उधर देखा और तेजी से वहां से निकल गई। उसके जाते ही वह आदमी दूसरी ओर देखने लगा। वह जानता था कि ब्रजेश के पास से वो चाबी छीनना इतना आसान नहीं होगा। वो चीज जिसे वह चाबी खोलती थी, आज तक एक रहस्य बनी हुई थी, सिर्फ ब्रजेश को छोड़कर। साथ ही वे रायगढ़ के टॉप ऑफिसर्स का ध्यान नहीं खींचना चाहते थे। सैन्य अस्पताल के वार्ड में ब्रजेश व्हीलचेयर पर बैठे थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों में धुंधली लेकिन चुभती हुई बेचैनी थी। उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था कि उन्होंने यार्डली परिवार की विरासत अन्ना को सौंपने का जो फैसला लिया है, वो सही है या नहीं। लेकिन एक बात वो जानते थे, केवल अन्ना ही यार्डली परिवार को बचा सकती है। अन्ना एक आम लड़की थी, जो भीड़ में खो जाने वाली थी, लेकिन ब्रजेश ने हमेशा देखा था कि उसमें कुछ खास है। वो एक सोई हुई शेरनी थी, जो एक न एक दिन जागेगी। लेकिन उसे डर था कि अन्ना अगर सच्चाई जान गई, तो सब कुछ खत्म हो सकता है। यही वजह थी कि वह उस राज को अपनी कब्र तक ले जाना चाहता था। जहां तक उस चाबी की बात है, वह हमेशा से अन्ना की थी। अब वक्त आ गया था उसे उसका हक लौटाने का। ब्रजेश खुद को रोक नहीं पाया और जोर से खांसने लगा। कमांडर, अब दवाई का टाइम हो गया है, एक गार्ड ने अंदर आते ही कहा और व्हीलचेयर को खिड़की से हटा दिया। दूसरी ओर सिस्टम नोटिफिकेशन की लगातार बीप ने आरव को चौंका दिया। उसका हाथ कीबोर्ड पर थम गया। उसकी नजरें अन्ना की तरफ थीं। अन्ना की उंगलियां वर्चुअल कीबोर्ड पर बिजली की तरह घूम रही थीं, शांत, फोकस्ड और बेहद तेज। पहली बार आरव ने सोचा, कुछ लोग वाकई इस गेम को बच्चों का खेल समझते हैं। वो भूल ही गया कि उन्होंने कितनी बार जीत दर्ज की। असल में आरव तो बस अपने स्किल्स दिखाने ही आया था। उसे लगा था कि शायद उसे अन्ना को गेम में कुछ टिप्स देने पड़ेंगे। लेकिन अन्ना ने तो पूरा गेम ही अपने हाथ में ले लिया। अगर रिपोर्ट होने का डर न होता, तो आरव तो बस कीबोर्ड को छोड़ कर चला जाता। ओके, ये हो गया। अन्ना ने मुस्कुराते हुए कीबोर्ड से हाथ हटाया। आरव ने जब स्क्रीन की तरफ देखा, तो विक्ट्री का बड़ा सा साइन चमक रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि जीत कभी कभी इतनी तेज और आसान भी हो सकती है। अन्ना, क्या तुम सच में असैसिन कैरेक्टर ही खेलती हो? आरव ने पूछा। अन्ना ने सिर हिलाया। हाँ, और किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं होता। आरव ने तुरंत लीडर बोर्ड ओपन किया और जब उसने नेशनल रैंकिंग देखी तो दंग रह गया। अन्ना का कैरेक्टर टॉप 5 में था। उसने मुंह बनाया और वर्ल्ड चैट पर नजर डाली। अचानक उसे वहां एक मैसेज दिखा, जिसमें किसी ने लिखा था, विक्सन, मैंने अभी अभी एक गेम खेला और उस फेमस असैसिन प्लेयर से मिल गई। वो इतने क्यूट हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उनकी टीम में थी। मैं यहाँ रो रही हूँ। कोई शैडो को जानता है। मैं उन्हें एक फैन मेल भेजना चाहती हूँ। चैप्टर 134। यूजर आईडी मिड का सुल्तान, क्या सोडोन चैनल सर्वर रैंकिंग में सबसे ऊपर नहीं है? मुझे लगता है कि ये किसी प्रो प्लेयर का दूसरा अकाउंट है। आईडी यूजर भोकोलबाज, मैं बहुत बड़ा इनाम देने वाला हूँ। अगर कोई अन्ना को फ्रेंड लिस्ट में जोड़ पाए, तो प्लीज मुझे बताओ। योद्धा 007 को नए प्लेयर्स की जरूरत है। यूजर आईडी संग्रमा राइडर, भूल जाओ, ये होने वाला नहीं है। अन्ना ने फ्रेंड रिक्वेस्ट ब्लॉक कर रखी है। मैंने ट्राई किया था। कोई तरीका नहीं है उसे ऐड करने का। ग्लोबल चैनल पर अन्ना को लेकर जमकर बहस छिड़ी हुई थी।
ज्यादातर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि क्या वाकई वो किसी फेमस प्रोफेशनल प्लेयर का सीक्रेट अकाउंट थी। अगर वो सिर्फ कोई आम प्लेयर होती तो लोगों का इतना एक्साइट होना समझ से बाहर था। मामला ये था कि किसी ने अन्ना का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया था, सारे मैच विन और एक भी हार नहीं। वो भी तब जब उसके टीममेट्स काफी वीक प्लेयर्स थे। इतना क्लीन रिकॉर्ड कोई आम प्लेयर नहीं बना सकता। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था जब एक प्रो प्लेयर 4 नौसिखियों के साथ गेम जीते। ये सीन सबको देखने में मजा आता था। यही वजह थी कि लोग खुद उन 4 में से एक बनने को बेताब थे। जो लोग अन्ना के साथ टीम में आ चुके थे, बाकी लोग उन्हें देखकर जल भुन रहे थे। उधर आरव ने ग्लोबल चैनल स्माइल करते हुए बंद किया। उसे गर्व हो रहा था कि उसकी बहन इतनी प्रोफेशनल प्लेयर है। अगर लोगों को पता चलता कि अन्ना ने अभी गेम खेलना शुरू किए सिर्फ 1 महीने से थोड़ा ही ज्यादा हुआ है, तो शायद वे हैरान रह जाते। वैसे अगले हफ्ते स्कूल में गेमिंग कंपटीशन हो रहा है। हर क्लास अपनी टीम बनाएगा। क्या तू भाग ले रही है? आरव को अचानक याद आया और उसने पूछा। अन्ना ने फोन एक तरफ फेंक दिया। नहीं, उसे ऐसे कंपटीशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आरव ने आंखें घुमाईं। उसे पहले से पता था कि वो मना करेगी। उसका सवाल सिर्फ फॉर्मेलिटी था। कुछ देर अन्ना के रूम में रहने के बाद आरव चला गया। उसी वक्त अरविंद और रोहिणी भी घर लौट आए थे और उनके आने के कुछ ही देर बाद वसुंधरा भी आ गई। जैसे ही उन्हें पता चला कि अन्ना घर वापस आ चुकी है, तीनों के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। रोहिणी की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। पापा, मुझे डर लग रहा है। अन्ना मुझे मारना चाहती है। बकवास, वो इतनी हिम्मत नहीं करेगी, अरविंद ने गुस्से में कहा और फिर शांता को बोला कि अन्ना को नीचे बुलाए। अरविंद, तुमने देखा कि अन्ना ने रोहिणी के साथ क्या किया है? पोलारिस एकेडमी वाली घटना के दौरान उसने ना ही उसकी रक्षा की, उल्टा उसे धमकाया भी। अरविंद, तुम चुपचाप इस सबको अनदेखा नहीं कर सकते, वसुंधरा ने रोहिणी को गले से लगाते हुए कहा। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। रोहिणी वसुंधरा की छाती से सटकर बैठी थी। उसकी आंखों में क्रोध और नफरत दोनों थे। अरविंद के घर लौटने से पहले ही उसे पोलारिस एकेडमी पर हुए अटैक की खबर मिल चुकी थी। पूरे आर्मी डिपार्टमेंट को इस इंसिडेंट के बारे में जानकारी थी, लेकिन अरविंद की यूनिट ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि अनिकेत ने इसे खुद संभाला था। जब अरविंद घर लौटा तो उसे पता चला कि अन्ना अटैक में घायल हुई थी और उसे मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसी दौरान रोहिणी भी डर कर रोने लगी थी और कहने लगी कि अन्ना उसे मारने आई थी। किसी ने इन घटनाओं की सही डिटेल नहीं दी थी, इसलिए अरविंद को ठीक ठीक समझ नहीं आया कि स्कूल में हुआ क्या था। उसे ये भी नहीं बताया गया कि अन्ना और उसके साथ के कुछ मिलिट्री फैमिली बच्चों की मदद से ही पोलारिस एकेडमी बचाई गई थी। वैसे भी अगर आरव उसे सच्चाई बताता भी तो भी अरविंद इतनी आसानी से यकीन नहीं करता। उसके लिए तो अन्ना सिर्फ एक बेकार लड़की थी जो हथियार तक नहीं चला सकती थी। ऐसे में दुश्मनों से लड़ने वाली एक टीम को लीड करना उसे बस एक मजाक लगता। शायद अरविंद ऐसा कभी मान ही नहीं सकता कि उसकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। हालांकि डुबे ग्रुप के भाड़े के सैनिकों की घुसपैठ के चलते आर्मी डिपार्टमेंट काफी व्यस्त था, लेकिन अरविंद फिर भी समय निकालकर घर आ गया। जब शांता ने अन्ना को नीचे बुलाया तब रात का खाना तैयार था और डाइनिंग टेबल पर सब कुछ सजा हुआ था। खुशबू से ही आरव का मन डोल गया। वो सीढ़ियों की रेलिंग से फिसलता हुआ नीचे आया और सीधा एक कुर्सी पर जा गिरा, एकदम किसी बिंदास टीनेजर की तरह। टेबल पर पहले से 3 लोग बैठे देखकर उसने भौहें उठाईं और कहा, पापा। अरविंद ने अधिकार से सिर हिलाया, हम्मा। आरव का दिल बैठ गया। उसे डर था कि अब पापा अन्ना को डांटने वाले हैं। मिस्टर यार्डली, अन्ना आ चुकी हैं,
शांता ने आदरपूर्वक कहा। जैसे ही शांता ने ये कहा, अन्ना ऊपर से नीचे उतरने लगी। अन्ना के कदम पड़ते ही डाइनिंग हॉल में मौजूद सबकी नजर उसी पर टिक गई। अन्ना को एहसास था कि अब वो इस घर से ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। यार्डली परिवार के बर्ताव की उसे परवाह नहीं थी, लेकिन पुराने रिश्तों की गांठें दिल में कहीं न कहीं चुभ रही थी। अन्ना, अभी भी वहां खड़ी क्यों हो? आकर बैठो और खाओ। तुम्हें बताना चाहिए था कि हॉस्पिटल से वापस आ चुकी हो, अरविंद ने डांटते हुए कहा। अन्ना बेफिक्री से डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी और एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। वो ठीक अरविंद के सामने बैठी थी। उसकी शांत और ठंडी आंखें अरविंद को बेचैन कर रही थी। चैप्टर 135। इस बार अरविंद अपनी बेटी अन्ना के साथ रिश्तों में आई दरार को भरने की उम्मीद लेकर घर लौटा था। उसके मन में एक ही ख्याल था, अगर वो उसे यकीन दिला सका कि वो उस पर भरोसा कर सकती है, तो शायद वो अपनी विरासत छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाए। लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, वो विद्रोही तेवर, जैसे पूरी दुनिया उससे कोई कर्जदार हो, अरविंद का गुस्सा फट पड़ा। अन्ना ने एक शब्द नहीं कहा और चुपचाप खाने में लग गई। आज के मेनू में उसका फेवरेट डिश था ब्रेस्ड चिकन। उसके मांस के प्रति प्यार को जानते हुए आरव ने चुपचाप अपने कांटे से कुछ टुकड़े उठाए और अन्ना की प्लेट में रख दिए। अन्ना भी पीछे नहीं रही। उसने आरव की ओर देखा और कहा, तू अभी भी बढ़ रहा है, तुझे ज्यादा मांस खाना चाहिए। ठीक है, आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। दोनों भाई बहन इतने नेचुरली और बिना किसी झिझक के खा रहे थे कि मेज पर बैठे बाकी 3 लोग कुछ देर के लिए हैरान रह गए। अरविंद खुद भी हैरान था। वो तो बस कुछ ही दिन घर से बाहर रहा था। इतने कम वक्त में आरव और अन्ना इतनी क्लोज कैसे हो गए? अन्ना, तुम कितनी बदतमीज हो। तुम्हारे पापा ने अभी खाना भी शुरू नहीं किया और तुम पहले ही खाने लग गई हो। अपने भाई को भी यही सिखा रही हो? क्या तुम में कोई मैनर्स नहीं है? वसुंधरा ने तीखी आवाज में डांटा। रोहिणी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अन्ना की एक ठंडी, बर्फीली नजर ने उसके सारे शब्द गले में ही रोक दिए। एक पल में शांता को ऐसा लगा जैसे वो फिर उसी खौफनाक मंजर में लौट गई हो। बंदूक की नली की याद ने उसकी सांस रोक दी। उसने बमुश्किल लार निगली, लेकिन कुछ बोल न सकी। उसकी आंखें गुस्से और डर से जल रही थी। उसके दांत होंठ में इतने जोर से धंसे कि खून बह निकला। ये कैसा बिहेवियर है? अरविंद ने मेज पर जोर से हाथ मारा। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। अन्ना, जरा खुद को देखो। बिना किसी को बताए अस्पताल चली गई और फिर बिना बताए वापस भी आ गई। क्या अब भी तुम इस घर को अपना मानती हो? और ये रवैया? अपनी बहन को डरा क्यों रही हो? तुमने रोहिणी के साथ ऐसा क्या कर दिया कि वो तुमसे कांपने लगी है? अरविंद कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उसके रुतबे को चुनौती दे, और ये सब तो उसकी आंखों के सामने हो रहा था। ये देखकर वसुंधरा को जैसे मौका मिल गया। उसने अरविंद की बाजू पकड़ी और आग में घी डालते हुए बोली, देखो अरविंद, फिर से वही हरकत। अन्ना फिर रोहिणी को धमका रही है। प्लीज, इसे इग्नोर मत करो। रोहिणी सच कह रही थी, अन्ना उसे सच में मार देना चाहती है। ऐसी बहन होना तो सच में दुर्भाग्य है। ये परिवार तो जैसे श्रापित हो गया है। अरविंद का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। उसे याद था कि उसे अभी भी अन्ना से विरासत का अधिकार वापस लेना है। इस बीच आरव ने धीरे से कहा, पापा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में तो आतंकवादी ही रोहिणी को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो इतनी डर गई थी कि उसे लगा कि ये सब अन्ना ने किया। आरव का चेहरा शांत था, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। अरविंद अन्ना को घूरते हुए सोच में डूब गया। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रही थी। ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ था।
अब तो घर में खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। अगर ये लड़की घर में न होती तो शायद यार्डली फैमिली को थोड़ी शांति मिलती, और हो सकता है विरासत भी हाथ से न जाती। हर बार जब ये ख्याल उसके दिमाग में आता, उसे खुद को अन्ना से पूरी तरह छुटकारा पाने की इच्छा से रोकना पड़ता। अन्ना ब्रेस्ड चिकन का एक और टुकड़ा चबा रही थी। फिर उसने शांति से पानी पिया और अपना मुंह पोंछा, जैसे मेज पर बाकी लोग मौजूद ही नहीं थे। तभी सबकी नजर उसकी खाली प्लेट पर गई। आरव ने हल्के से चौंकते हुए फुसफुसाया, तुमने इतना जल्दी खा भी लिया? खाने के बाद अन्ना ने सीधे अरविंद की तरफ देखा। उसकी आवाज शांत और ठंडी थी। अगर मुझे ठीक से याद है, उस दिन की डिनर पार्टी में सब कुछ तय हो गया था। हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं चाहते और ना ही कुछ देने के लिए तैयार हैं। और जहां तक फैमिली रिलेशन का सवाल है, मेरी माँ ने मुझे सिर्फ एक भाई दिया है आरव। मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश बंद कर दीजिए। और अगर आपको जानना है कि मैंने उसके साथ क्या किया, तो मुझसे मत पूछिए, सीधे उसी से पूछ लीजिए। उसकी बात पूरे हॉल में गूंज गई। वसुंधरा और रोहिणी को जैसे बिजली का झटका लग गया हो। वो अरविंद की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं कर सकी। अन्ना ने नजरें घुमाई, रोहिणी की ओर देखा और होंठों पर हल्की मुस्कान लाकर बोली, तो बोलो, क्या कहना है तुम्हें? रोहिणी की पूरी बॉडी कांपने लगी। वो एक शब्द भी नहीं बोल सकी। अकादमी वाली उस रात के बाद से, जब अन्ना ने सच में उसे मार डालने की हद तक धकेल दिया था, रोहिणी जानती थी कि ये लड़की जो कहती है वो करती भी है। डर ने उसे पिघला दिया। वो बिना कुछ बोले पीछे हट गई और वसुंधरा के पीछे छुप गई। अन्ना, तुम अपने पापा से इस तरह बात कैसे कर सकती हो? मुझे और अपनी बहन को तो नहीं मानती, लेकिन क्या अपने पिता को भी नहीं मानती? या तुमने सोच लिया है कि अब अरविंद तुम्हारे पापा नहीं रहे? वसुंधरा ने जैसे मन ही मन दुआ की कि काश अरविंद इस बार अन्ना को सबक सिखा दे। अगर ऐसा हुआ तो विरासत फिर से उनके हाथ में आ सकती थी और इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाता। अन्ना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में बर्फ सी ठंडक थी। वो बोली, एक रखेल को मुझे चुप कराने का कोई हक नहीं है। चैप्टर 136। हर एक शब्द अधिकार और चुनौती से भरा हुआ था, जिसने वसुंधरा को अंदर तक हिला दिया। उसने खुद को जल्दी से कंट्रोल किया, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से और जहर का मेल साफ दिख रहा था। अन्ना ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ठंडी मुस्कान दी, क्या हुआ? डर गई? तुम्हारे पास ये सब करने की हिम्मत थी, लेकिन उसे कबूल करने की नहीं। तो फिर क्यों नहीं बताती कि मेरी माँ की मौत असल में कैसे हुई थी? वसुंधरा का चेहरा फौरन बदल गया। उसकी आंखों में अपराध बोध की चमक थी, चेहरा घबराया हुआ और अंदर ही अंदर गुस्से से भरा हुआ। लेकिन अन्ना की वो बर्फ जैसी नजरें उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ चुकी थी। उसके होंठ थरथरा गए और वो कुछ कह नहीं पाई। अन्ना ने उसकी चुप्पी को देख और भी सख्त निगाहों से देखा। उसके होंठों पर अब एक मजाकिया सी मुस्कान फैल गई। तुम एक नमकहराम औरत हो, अरविंद की आवाज अचानक गूंज उठी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और वो अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने गुस्से में अन्ना को घूरा। क्या अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं? सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हारा साथ दे रहा है, तुमने सोच लिया कि अब तुम जो चाहो कर सकती हो? और अब तुम अपनी मरी हुई माँ को भी इस झगड़े में घसीट रही हो? इतनी छोटी सी उम्र में इतनी जहरीली सोच? आगे चलकर क्या करोगी? विरासत मिलते ही क्या मुझे भी मारने का प्लान है तुम्हारा? अरविंद का गुस्सा अब फट पड़ा और उसने टेबल से कटलरी उठाकर अन्ना की तरफ फेंक दी। ये अचानक हमला देखकर सब चौंक गए। आरव हड़बड़ा गया और चिल्लाया, अन्ना! एक पल के लिए तो समय जैसे रुक गया।
टेबल पर बैठे हर किसी को लगा कि वो धारदार चीज सीधे अन्ना के चेहरे पर लगेगी। और ये सब देखने के लिए बेताब रोहिणी तो और भी आगे झुक गई ताकि सब साफ देख सके। लेकिन सब हैरान रह गए जब अन्ना ने कटलरी को बीच में ही अपने हाथों से पकड़ लिया, बिल्कुल स्थिर। पूरा दृश्य किसी फिल्म जैसा था। अरविंद की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। अन्ना ने उसकी तरफ उसी बर्फीले अंदाज में देखा, फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियां ढीली की और कटलरी एक तेज आवाज के साथ टेबल पर गिर गई। पूरी यार्डली फैमिली में बेचैनी फैल गई। यहाँ तक कि खुद को बहुत ताकतवर मानने वाला अरविंद भी एक पल को डरा, एक ऐसा डर जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और यही डर उसकी बेटी के लिए उसकी नफरत को और गहरा कर गया। अन्ना ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, माफ करना, लेकिन हमने अपने सारे हिसाब किताब बराबर कर लिए हैं। अब मैं आपको दोबारा मुझे शारीरिक नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगी। अगर आपने कोशिश की तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। अन्ना कभी किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती थी। बचपन से उसने यही सीखा था, समझौता सिर्फ उसी वक्त जब वो किसी बड़े मकसद का हिस्सा हो। लेकिन अरविंद, वो तो किसी रियायत के लायक भी नहीं था, इसलिए उसके लिए कोई झुकाव नहीं था। अरविंद के जीवन में ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। चाहे वो वसुंधरा हो या शांता, हर किसी ने उसकी हर बात मानी थी। उसके स्टाफ, उसके बच्चे, सब उसका सम्मान करते थे। लेकिन उसकी ये बगावती बेटी हर मोड़ पर उसे खुला चैलेंज देती थी। अगर उसे ब्रजेश के गुस्से का डर न होता तो वो शायद अपनी बंदूक निकालकर वही इस लड़की का अंत कर देता। नालायक औलाद, आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो। इस घर से बाहर निकलो, अरविंद ने जोर से चिल्लाते हुए अन्ना की ओर इशारा किया। उसकी ये चिल्लाहट सुनकर वसुंधरा और रोहिणी दोनों सन्न रह गईं। आरव खड़ा हो गया, शायद बीच में पड़ने के लिए, लेकिन अन्ना ने सिर्फ एक नजर से उसे रोक दिया। वसुंधरा ने भौहें सिकोड़ ली। अगर अन्ना को इस घर से निकाल दिया जाता तो उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर जाता। दूसरी तरफ रोहिणी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अगर अन्ना निकल जाती तो पूरा यार्डली परिवार उसका हो जाता। अब उसे ना उस लड़की की सख्त निगाहें झेलनी पड़ती, ना उसकी धमकियां। अन्ना धीरे धीरे खड़ी हुई। एक पल खुद को संभाला और फिर सीधी कमर से खड़ी हो गई। उसकी चाल में वो ठहराव था जो किसी फाइटर में होता है। मैं इस घर को छोड़ दूंगी, लेकिन विरासत मेरी रहेगी। जब तक तुम में उसे लेने की काबिलियत नहीं है, तब तक तुम सिर्फ सपना देख सकते हो, उसने ठंडे और मजबूत स्वर में कहा। फिर उसकी नजर तीनों पर घूमी और आखिर में जाकर वसुंधरा पर आकर टिक गई। जहां तक मेरी माँ की मौत का सवाल है, चाहे वो एक्सीडेंट था या किसी ने जानबूझकर किया, कुछ लोग इस सच्चाई को मुझसे बेहतर जानते हैं। और अगर मैंने उस गुनहगार को पकड़ लिया तो मैं यकीन दिलाऊंगी कि मौत उनके लिए सबसे आसान सजा लगे। अन्ना आमतौर पर ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन इस बार उसके हर शब्द ने सभी की रीढ़ तक कंपा दी। वसुंधरा कांपने लगी। उसकी छाती धड़क रही थी और वो अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अन्ना ने उसकी आंखों में हर एक भाव पढ़ लिया। फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और आसपास के सारे चेहरों को एक नजर देखा। सबकी आंखों में डर और सन्नाटा था। उसने उन्हें देखा और शांत आवाज में कहा, एंजॉय योर डिनर। इतना कहकर अन्ना मुड़ी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, जैसे ये सब कोई नॉर्मल डिनर टेबल पर हुआ हल्का फुल्का बहस हो। अरविंद कुछ कह नहीं पाया। वो एकदम चुप खड़ा रहा। कोई शब्द उसकी जुबान पर नहीं आया, जैसे अन्ना की बातों ने उसे जवाब देने लायक छोड़ा ही नहीं था। तू नालायक है, उसने आखिरी कोशिश में उसके पीछे जाते जाते चिल्लाया। क्या तुम सोचती हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हें दादाजी ने विरासत दी है, तुम अब कोई टच नहीं कर सकता? मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हें इस दुनिया में लाया हूँ
और तुम्हें यहाँ से मिटा भी सकता हूँ। चैप्टर 137। अपनी बात खत्म करते ही अरविंद ने जैसे ही अपनी जेब की तरफ इशारा किया, आरव की सांस अटक गई। उसे पता था वो क्या निकालने वाला है, लेकिन फिर भी वो उसे रोक नहीं पाया। अरविंद ने बंदूक निकाली और उसे सीधे अन्ना की तरफ तान दिया, जो पीछे हटती हुई सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी। ना वसुंधरा ने और ना ही रोहिणी ने उसे रोकने की कोई कोशिश की। उल्टा उनकी दिखावटी चिंता और बनावटी खामोशी ने पूरे माहौल को और जहरीला बना दिया। अन्ना सीढ़ियों पर रुकी। उसकी चाल थम गई थी। उसने धीमे से मुड़कर अरविंद की आंखों में देखा और बोली, क्या आपको पता है आप इतने सालों से सिर्फ कर्नल ही क्यों हैं? अरविंद की मोटी भौहें सिकुड़कर एक सीध में आ गईं। उसकी नजरें अन्ना पर जैसे उसे चीर डालना चाहती थी। लेकिन अन्ना को फर्क नहीं पड़ा कि अरविंद उसका जवाब सुनना भी चाहता है या नहीं। सिर्फ बंदूक चलाना ही काफी नहीं होता। उसने अपनी कनपटी पर उंगली टिकाते हुए कहा, एक लीडर के पास ये होना चाहिए, दिमाग। उसका लहजा था, फिर भी उसमें कोई उग्रता नहीं थी। ये जैसे एक कड़वा सच था जिसे वो सिर्फ बयां कर रही थी। अरविंद के चेहरे पर गुस्से की लाली फैल गई। उसकी उंगली ट्रिगर पर कसने लगी। पापा, मत भूलिए, वो आपकी बेटी है, आरव ने एकदम से चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज हताश और टूटी हुई थी। आरव की इस पुकार ने अरविंद की बची खुची तर्कशीलता को भी ध्वस्त कर दिया। वो गुस्से में गुर्राया, लेकिन बंदूक चलाने के बजाय उसने उसे जोर से मेज पर पटक दिया। नहीं, नहीं, वो अब अन्ना को नहीं मार सकता था। इतने सारे गवाहों के सामने ये नामुमकिन था। अगर आज अन्ना उसके हाथों मारी जाती तो सिर्फ उसकी पदोन्नति ही नहीं, उसकी कर्नल की कुर्सी भी चली जाती। ब्रिजेश अभी मरा नहीं था और परिवार की बाकी शाखाएं दूर बैठकर देख रही थीं, बस एक मौके की तलाश में। और सबसे बड़ी बात, अन्ना अभी भी आर्यन की मंगेतर थी। अगर उसने एक भी गलती की होती तो सिंह परिवार उसे मिटा देता। एक झटके में यार्डली का नामो निशान खत्म हो जाता। अरविंद अंदर ही अंदर तिलमिलाया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन गुस्से को निगलते हुए वो बस अन्ना को घूरता रहा। अन्ना, जैसे जानती हो कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कहे या सांस भी जोर से ले। इस तनाव को थोड़ा सा तोड़ते हुए वसुंधरा ने जबरन एक मुस्कान चेहरे पर लाकर कहा, चलो खाना खाते हैं। ऐसे लोगों की वजह से अपने खाने का स्वाद क्यों बिगाड़ना। आरव ने अपनी प्लेट में पड़ा चम्मच जोर से रख दिया। उसकी आंखें ठंडी थीं, आवाज सपाट। मुझे भूख नहीं है। फिर वो उठ खड़ा हुआ। आज से अगर अन्ना टेबल पर नहीं होगी तो मैं भी यहाँ नहीं बैठूंगा। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे ऊपर चला गया। आरव, यहाँ वापस आओ, अरविंद ने मेज पर हाथ मारकर चिल्लाया। लेकिन आरव ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, जैसे उसके लिए अब वो आवाज कोई मायने नहीं रखती। सबके सब बगावती हो गए हैं। अरविंद की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। उसने गुस्से में मेज से बर्तन गिरा दिए, आवाज जैसे फर्श को चीर गई। अन्ना तो एक बात थी, लेकिन आरव, उसका इकलौता बेटा, उसका यूं विरोध करना अरविंद को भीतर से जला गया। और ये सब हुआ था अन्ना की वजह से। वसुंधरा और रोहिणी ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक धीमी सी समझदारी की मुस्कान दोनों के बीच तैर गई। वसुंधरा झुककर अरविंद के कान में फुसफुसाई, अरविंद, यार्डली विरासत के बारे में। अरविंद की आंखें सिकुड़ गईं, उनमें एक भयानक चमक थी। कभी नहीं, वो लड़की कभी उस विरासत को नहीं पाएगी। रोहिणी के चेहरे पर अब एक घातक मुस्कान थी। अन्ना, अब देखती हूँ तुम इस खेल में कितने दिन टिकती हो।
कुछ दिन पहले तक अरविंद यही सोच रहा था कि शायद अन्ना से रिश्ता अच्छा बनाकर वो खुद को आगे बढ़ा पाए। हो सकता है आर्यन के परिवार के साथ रिश्तों का फायदा उठाकर वो और ऊंचाई तक पहुंचे। लेकिन आज की रात ने सब साफ कर दिया था। अन्ना उसके बस से बाहर थी। अरविंद को डर लगने लगा था। वो डर जो उसने कभी सेना में दुश्मनों से नहीं महसूस किया। एक बेटी जो 18 की हो चुकी थी, जो यार्डली की असली वारिस थी, जो सिंह परिवार में शादी करने वाली थी। अगर उसने अरविंद के खिलाफ कुछ भी कहा तो वो सब कुछ खो सकता था, सिर्फ अपना रैंक ही नहीं, शायद जान भी। लेकिन अरविंद ये नहीं समझ पाया था कि वो अब बाप नहीं, एक चालबाज खिलाड़ी बन चुका था। उसके हर फैसले में प्यार नहीं, राजनीति बोलती थी। जब से उसने अन्ना को अपनी बेटी नहीं, एक खतरा समझना शुरू किया था, तभी से उसके अंदर का इंसान खत्म होने लगा था। और ये डर वसुंधरा और रोहिणी की चालाकी से पैदा हुआ था। धीरे धीरे अन्ना उसकी नजर में एक खतरा बनती जा रही थी। और फिर उसे याद आया, उसके पास एक और बेटी भी तो थी, एक जो पूरी तरह उसके काबू में थी। अब तुलना शुरू हो चुकी थी और अन्ना के लिए नफरत गहराने लगी थी। उसकी आंखों की वो ठंडी चमक, उस नजर में जो नरमी की जगह खतरे से भरी थी, अरविंद को डरा रही थी। वो नजर कहती थी, अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं तुम्हें खत्म कर सकती हूँ। और उसी पल अरविंद ने अपने दिल में एक फैसला कर लिया। अन्ना को जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इधर अन्ना ने अपना कमरा बंद कर लिया था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में सख्ती थी। उसने एक बार कंधे के पीछे देखा और एक हल्की सांस ली। अगर मैंने यार्डली परिवार को उनकी जगह नहीं दिखाई तो ये सब दोबारा होगा और बार बार होता रहेगा। अब और झगड़ा करने की जरूरत नहीं थी। उसे किसी को खुश करने का कोई इरादा नहीं था। हर किसी को मालूम था कि वो क्या चाहती है। और आज की रात से उसे सिर्फ एक चीज ने चौंकाया, शैलजा की मौत। पर अरविंद और वसुंधरा की प्रतिक्रिया, सिर्फ वही एक चीज इस तमाशे में असली थी और सबसे खतरनाक भी। चैप्टर 138। अन्ना सीधा अपने कंप्यूटर के पास गई और लुकास द्वारा भेजे गए डॉक्यूमेंट्स खोले। उसने उन्हें एक बार फिर ध्यान से देखा। उसकी तेज आंखों में सोच की लहरें साफ झलक रही थी। कुछ पल बाद उसने अपना फोन उठाया और सोनू को कॉल लगाया। सोनू उस वक्त घर में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था जब फोन की घंटी बजी। उसने दस्ताने उतारे और फोन उठाया। जैसे ही उसने स्क्रीन पर अन्ना का नाम देखा, उसका हाथ कांप गया। फोन गिरते गिरते बचा। हेलो अन्ना, सोनू ने हैरानी में कहा। क्या तुम रायगढ़ को जानते हो? अन्ना ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। सोनू ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन जवाब दिया, बिल्कुल जानता हूँ। बताओ क्या जानना है? सोनू जैसे इंसान के लिए जो रायगढ़ के हाई प्रोफाइल सामाजिक हलकों का हिस्सा रहा हो, वहां के बारे में अनजान होना नामुमकिन था। मेरे लिए एक खाली घर ढूंढो, साफ सुथरा, एकांत और रहने लायक घर। तुम कहीं शिफ्ट हो रही हो क्या? सोनू ने उलझन में पूछा। उसे शक हुआ कहीं अन्ना का अपने परिवार से झगड़ा तो नहीं हो गया। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं किसी और को बोल दूंगी, अन्ना ने सपाट लहजे में जवाब दिया। उसके लहजे में कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस एक आदेश था। ठीक है, मैं देखता हूँ। सोनू ने जल्दी से हामी भरी। उसे डर था कि कहीं अन्ना किसी और से ये काम ना करवा ले। अन्ना ने बिना कुछ और कहे कॉल काट दी। कॉल खत्म होते ही सोनू ने खुद को थप्पड़ मारने का मन किया। मैं उसके लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो जाता हूँ, खुद को रोक ही नहीं पाता। पर सच कहूँ तो मुझे ये पसंद है। हार मानते हुए
उसने फोन उठाया और अपने जान पहचान वालों से संपर्क करना शुरू कर दिया, शायद किसी को कोई सही प्रॉपर्टी पता हो। उधर अन्ना ने यार्डली हाउस छोड़ने का फैसला कर ही लिया था। वहां रहना सिर्फ बेमतलब था। छोटी छोटी परेशानियां उसका वक्त खा रही थी, जिनसे उसका कोई वास्ता नहीं था। अब उसे अपनी एक नई कोर टीम बनानी थी और उसके लिए रायगढ़ में एक ऑपरेशनल बेस चाहिए था। उसने अपनी कलाई पर बंधी सिल्वर ब्रेसलेट की तरफ देखा और उस पर जमी हल्की सी धूल हटा दी। तभी अचानक दिमाग में एक चेहरा कौन था, वो चेहरा जो सुंदर था मगर भीतर से चुभता हुआ। होंठों के किनारे हल्की सी मुस्कान तैर गई, इतनी हल्की कि खुद अन्ना ने भी नोटिस नहीं की। अगले दिन दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स और वेबसाइट्स पर एक सनसनीखेज खबर छा गई। शत्रुकुंड का शेयर बाजार बुरी तरह क्रैश हो गया था और दर्जनों कंपनियां दिवालियापन की कगार पर थी। पूरा देश एक आर्थिक तूफान में डूब चुका था। उधर रायगढ़ देश पर जबरदस्त राजनीतिक और डिप्लोमेटिक दबाव डाल रहा था। नतीजा, शत्रुकुंड की हालत और बिगड़ती जा रही थी। ये एक ऐसा अदृश्य युद्ध था जिसने रायगढ़ के नागरिकों में नया जोश भर दिया था। हालांकि लोगों को ये नहीं पता था कि ये सब अचानक कैसे हुआ, लेकिन 6 महीने पहले शत्रुकुंड देश ने जिस बेशर्मी से रायगढ़ के खिलाफ काम किया था, वो सब लोगों के दिमाग में अभी भी ताज़ा था। अब जब रायगढ़ सिटी ने ऐसा कड़ा कदम उठाया, तो हर नागरिक को गर्व महसूस हुआ। ब्लू स्टार नाम की ये दुनिया भले ही शांति का चेहरा लगाए घूमती थी, लेकिन पर्दे के पीछे सत्ता और प्रभाव की जंग हर वक्त चलती रहती थी। देशों के बीच दोस्ती, व्यापार और समझौते सिर्फ बाहर के दिखावे थे। हकीकत में सब एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। और इस बार शत्रुकुंड की तबाही का मास्टरमाइंड था स्काईबाउंड ग्रुप। स्काईबाउंड ग्रुप, जो सिंह फैमिली का हिस्सा था, उसकी पकड़ ब्लू स्टार के पूरे पूर्वी हिस्से में फैली हुई थी। शत्रुकुंड जैसे छोटे देश की हैसियत ही क्या थी उनके सामने। हालांकि सिंह फैमिली आमतौर पर इतने खुलेआम वार नहीं करती थी। विदेशी नेता तक चौंक गए थे, आखिर शत्रुकुंड ने स्काईबाउंड को इतना भड़काया ही क्या था। वहीं आर्यन एक खास डॉक्यूमेंट देख रहा था जो सिटी हॉल से आया था। जब उसने उसमें एक नाम के पास विवाहित लिखा देखा, तो उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे यही तो वो चाहता था। बगल में खड़ा करण ये सब देख रहा था और उसका सिर खुद ब खुद हिल गया। उसने कभी आर्यन को इतना शातिर और बेशर्म एक साथ नहीं देखा था। ये सब कुछ एक तरह से खेल था, लेकिन बहुत खतरनाक खेल। चुपचाप किसी का पूरा भविष्य अपने नाम से बांध देना, क्या ये सही था? मिस्टर सिंह जैसे इंसान के इस दबंग अंदाज से क्या कोई लड़की इस सब को सह पाएगी? करण को शक था कि जब मिस अन्ना को ये सब पता चलेगा, वो सीधे आर्यन से टकरा जाएगी। हालांकि उस वक्त उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसके मन की ये बातें आगे चलकर एक दिन हकीकत बनने वाली हैं। आर्यन धीरे से पीछे की ओर झुका, उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। उसने उस कमिटमेंट को चुपचाप स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वो और अन्ना पहले से सगाई कर चुके थे। तो जो कुछ उसने किया वो टेक्निकली गलत तो नहीं था, है ना? दूसरी ओर एक अज्ञात देश के किसी जंगल में छिपे भाड़े के सैनिकों के कैंप में एक डॉक्टर ने आयशा के शरीर से गोली निकाली और उसे पानी से भरे कटोरे में डाल दिया। ये तुम्हारी अपनी स्नाइपर राइफल की गोली है, तुम जानती हो इसकी ताकत। गोली बहुत अंदर धंसी थी और नर्व सिस्टम को सीधा डैमेज कर रही थी। इलाज के बाद भी ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा, डॉक्टर ने गंभीरता से कहा। पास खड़े भेनरव की आंखों में गुस्से की आग थी। उसने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं, लानत है। अगली बार जब मैं उन दोनों को देखूंगा, मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पीछे खड़ा युवान अपने बाल पीछे झटकता हुआ हल्के से हंसा। ओह, चलो जरा शांत हो जाओ कैप्टन राजवीर।
ये पहली बार है जब हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है। एक अहम मेंबर को गंवाया, मिशन भी फेल हो गया और हमारी ताकत पर भी सवाल उठ गया। ये हार इतिहास में दर्ज होगी। चैप्टर 139। अरे यार, वो बंदा तो सीरियसली डरावना था, युवान ने हंसते हुए कहा, पर उसके चेहरे पर डर का एक हल्का सा असर साफ झलक रहा था। लेकिन कैप्टन, वो जो बाद में आया था ना, वो आदमी, पता नहीं कौन था, लेकिन मेरी बॉडी की हर नर्व ने अलार्म बजा दिया था। एक पल में सब खत्म हो गया था। ऐसा लगा जैसे डेथ का खुद अवतार सामने आ गया हो। मेरी हत्यारे वाली इंस्टिंक्ट ने कहा, बस भागो, जान बचाओ। उसकी बातों के साथ ही उसकी आवाज कांपने लगी। आंखों में पुरानी याद का डर साफ दिख रहा था। ये पहली बार नहीं था जब युवान ने उस रहस्यमयी आदमी का जिक्र किया हो। रास्ते में लौटते समय भी उसने यही बात कही थी। पर उस पूरे ग्रुप में किसी ने उस आदमी को ठीक से नहीं देखा था। यहाँ तक कि खुद युवान ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। उसकी नजरों में वो इंसान किसी राक्षस से कम नहीं था। युवान देखने में भले ही कम उम्र का लगे, लेकिन वो अपने 20s में था और एक प्रोफेशनल किलर था, जिसने न जाने कितनों को मारा था। अगर कोई ऐसा इंसान है जो उसे डरा दे, तो वो वाकई में इंसान नहीं, कोई दूसरी ही कैटेगरी का हो सकता है। कैप्टन, अब जिसे सब राजवीर के नाम से जानते थे, अपने ग्रुप का लीडर था। वो सीढ़ियों की सबसे ऊंची स्टेप पर बैठा था, अपने इलाके का राजा जैसे, और हर चीज पर नजर रखे हुए था। उसके कंधे पर अभी भी गोली का बंधा हुआ जख्म था, लेकिन उसके हावभाव में कोई दर्द नहीं था, सिर्फ सर्द, कंट्रोल में रखी हुई शक्ति। उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम्हें नहीं पता कि वो कौन था, तो भूल जाओ। लेकिन मेरा मानना है, हम फिर मिलेंगे। और जब मिलेंगे, तो इस बार वो भाग नहीं पाएगा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी जो किसी की भी रूह कंपा दे। कैप्टन राजवीर, शत्रुकुंड वाले पेमेंट के बारे में? भैरव ने धीरे से पूछा। उसे लौटा दो। मिशन फेल हो गया है और हमने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। समझ गया, भैरव ने सिर झुका लिया। राजवीर की टीम में किसी को भी उसके ऑर्डर्स पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं थी। वे सब प्रोफेशनल थे और उनके लिए एक वर्ड की वैल्यू होती थी। राजवीर की नजरें दूर कहीं जम गई थी, जैसे वो फिर से उन निगाहों को देख रहा हो, वो आंखें जो किसी शिकार की तलाश में थी, जिनमें एक ऐसी भूख थी जो खून से भी नहीं मिट सकती थी। उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान उभरी। रायगढ़, तू कितना अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक है। और अगली बार जब मिलेंगे, तो मैं तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा। मैं अपने भाइयों का, अपने साथियों का और खुद का बदला लूंगा। स्पैरो क्लब में पार्टी। कबीर 2 दिन की छुट्टी पर था। मिलिट्री जोन से जैसे ही निकला, नकुल और उसके दोस्तों ने उसे स्पैरो क्लब में एक ग्रैंड वेलकम पार्टी दी। नकुल ने आर्यन को भी इनवाइट किया था। उसे खास तौर पर यह दिखाना था कि आर्यन अब बदला हुआ है, प्यार में पड़ चुका है। आर्यन सोफे पर बैठा था, आसपास की चमकदमक से बिल्कुल अनछुआ, जैसे इन चीजों का उस पर कोई असर न हो। उसने खुद से पूछा, मैं यहाँ क्यों आया? क्लब में ज्यादातर लोग रायगढ़ के हाई प्रोफाइल यंगस्टर्स थे। सबने आर्यन का नाम सुना था, कुछ मिले भी थे, लेकिन उसके लिए एक खास तरह का रिस्पेक्ट और डर दोनों मौजूद था। कबीर, जो आर्मी से ही लौटा था, जैसे ही क्लब में एंटर हुआ, दोनों हाथों में लड़कियां थामे हुए ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे जेल से निकला हो। आर्यन को देखते ही उसने चुटकी ली। भाई, सुना है तेरी सगाई हो गई है, वो भी यार्डली फैमिली की लड़की से, है ना? तू उसे यहाँ क्यों नहीं लाया? उसकी आवाज तेज थी और पूरे क्लब का ध्यान उनकी ओर खींच लिया। अरे हाँ, मैंने भी सुना है, आर्यन भैया ने उसके लिए खास पार्टीज अटेंड की थीं, एक और लड़का बोला। वो लड़की बड़ी स्ट्रिक्ट लगती है।
लगता है आर्यन सर को टाइट कंट्रोल में रखेगी। हाँ हाँ हाँ। अरे भाई, आर्यन जैसा बंदा, किस लड़की की औकात है उसे कंट्रोल करने की? लुक्स, पावर, मनी, सब है उसके पास। लड़की भाग भाग कर आएंगी। देखते ही देखते पूरी पार्टी आर्यन और उसकी मंगेतर की बातें करने लगी। कबीर सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा था। आखिरकार आर्यन ने कोई रिलेशन सीरियसली लिया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन इन सब मजाकों और चर्चा के बीच भी आर्यन सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दे रहा था, शांत लेकिन गर्माहट भरी। नकुल और कबीर दोनों चौंक गए। ओह भाई, ये मुस्कान तो डेथ वारंट जैसी लग रही है। ये बंदा अगर प्यार में है तो लड़की की खैर नहीं। यार्डली फैमिली, एक मिलिट्री फैमिली? कबीर थोड़ा चौंका। हाँ, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं रही। अब उनका हेड बस एक कर्नल है। आर्यन, तेरी पोजीशन के आगे वो लोग तो भाग्यशाली हैं कि उन्हें तू मिला। कबीर ने अपने बगल में बैठी लड़की की कमर पर एक हल्का सा थप्पड़ मारते हुए हंसते हुए कहा, तू तो कोई भी लड़की चुन सकता है। कर्व्स, लुक्स, एटीट्यूड, सब तेरा है। लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगी। तो फिर तूने उस दुबली-पतली लड़की को क्यों चुना? और वो भी इतनी छोटी उम्र की? कोई लॉजिक है क्या? चैप्टर 140। अगर कबीर को ये पता होता कि जिस दुबली-पतली लड़की का वो आज मजाक बना रहा है कल उसी का अधीनस्थ बन जाएगा, तो शायद वो अभी दीवार पर सिर पटक-पटक के रो रहा होता। नकुल ने अपने हाथ सीने पर क्रॉस किए और सिर हिलाया। कबीर की एक आदत थी, लड़कियों को उनकी बॉडी देखकर जज करना। उसे हमेशा बड़े ब्रेस्ट, पतली कमर और क्रवर हिप्स वाली लड़कियां पसंद आती थी। और उसके जैसा परफेक्ट बॉडी वाला लड़का, जिसे अपनी ताकत और स्टैमिना पर पूरा घमंड था, वही करता था जो उसका मन करता। आर्यन ने कबीर को एक ठंडी निगाह से देखा। क्या क्या मेरे माथे पर जानवर लिखा है? उसके लहजे में एक सख्त चेतावनी छिपी थी। कबीर तुरंत सधा हुआ खड़ा हो गया। उसे याद आ गया कि पिछली बार आर्यन ने उसे मेल एस्कॉर्ट बना देने की धमकी दी थी। वो फौरन पीछे हटा। ठीक है भाई, अन्ना बहुत अच्छी है, सच में सुंदर है। बस कुछ साल और वो कमाल की खूबसूरत बन जाएगी। तुम जैसे किसी जानवर से उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। जानवर तो मेरे जैसे बंदे के लिए बना शब्द है। नकुल और बाकी लड़के मन ही मन सोच रहे थे, इंसान के अंदर जिंदा रहने की कितनी ताकतवर भूख होती है। जो इंसान मौत के मुंह से बचा हो, उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आर्यन अपनी जगह से उठा, अपने सूट की जैकेट सीधी की और बोला, कंपनी का कुछ काम है, मैं निकल रहा हूँ। उसी वक्त एक लड़के ने अपना फोन उठाया और बात करने लगा। अरे सोनू। हाँ, क्या? एक घर? तुम्हारा मतलब हमारी रियल एस्टेट डिवीजन वाली प्रॉपर्टी से है? हाँ, डिटेल भेजो, मैं बाद में पेपर्स ट्रांसफर करवा दूंगा। आर्यन दरवाजे तक पहुंच चुका था, तभी उसने एक नाम सुना और उसके कदम वहीं थम गए। क्या? अन्ना यार्डली? अरे, आजकल कितनों का नाम ऐसा होता है। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने फोन पर बात कर रहे लड़के की तरफ मुड़कर देखा। वो लड़का आर्यन की तेज नजरों को देखकर थोड़ा घबरा गया। मिस्टर आर्यन, कुछ गड़बड़ है क्या? उधर सोनू ने अन्ना को एक 2 मंजिला घर दिखाना अभी खत्म ही किया था। चूंकि पोलारिस एकेडमी की क्लासेस 2 दिन के लिए बंद थी, अन्ना ने इस समय का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया, ताकि उसे यार्डली हाउस वापसी से कुछ समय की छुट्टी मिल जाए। कैसा लगा तुम्हें? बुरा तो नहीं है ना? आगे पीछे गार्डन है और प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है। अभी रायगढ़ में प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत बढ़ गई है, इसलिए रेट्स तेजी से ऊपर जा रही हैं। इस घर को फाइनल करवाने के लिए मुझे काफी सोर्स लगाने पड़े, सोनू ने गर्व से कहा।
अन्ना ने चारों तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया। घर अच्छा है, लेकिन बजट से थोड़ा ज्यादा है और लोकेशन थोड़ी शोरगुल वाली है। सोनू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि ये मंजूरी थी या मना। लेकिन ठीक है, इतने कम टाइम में ऐसा घर मिल जाना भी बड़ी बात है, अन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। फिलहाल पैसों की उतनी टेंशन नहीं थी और बाद में वो चाहती तो और अच्छा घर ढूंढ सकती थी। सोनू के चेहरे पर खुशी आ गई। सुपर्ब। मैंने अपने कॉन्टैक्ट से बात कर ली है, पेपरवर्क बाद में निपटा लेंगे। ठीक है, अन्ना ने सहजता से कहा। लेकिन उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि सोनू का फोन फिर बज उठा। क्या? सोनू का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। तुमने तो कहा था कि घर खाली है, अब कह रहे हो कि ये बिक चुका है। फोन की दूसरी तरफ से कोई माफी मांग रहा था। सोनू ने बगल में खड़ी अन्ना की ओर देखा, जो अब हल्का सा मुस्कुरा रही थी, एक ऐसे अंदाज में जैसे उसे सब समझ में आ गया हो। सोनू, ये मेरी गलती नहीं है। अभी अभी खबर मिली है कि घर कल ही बिक चुका था, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत बेहतर। सोनू ने कॉल खत्म किया और थोड़ा अजीब हंसी हंसते हुए कहा, मेरा कॉन्टैक्ट कह रहा है कि ये घर पहले ही किसी को बेचा जा चुका है, लेकिन उसके पास एक और बेस्ट ऑप्शन है। चलो देख लेते हैं। अन्ना ने हामी भर दी और दोनों कार में बैठ गए। सोनू ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। सीट बेल्ट पहन लो, अन्ना ने कहा। अरे छोड़ो यार, बच्चे थोड़ी हैं जो सीट बेल्ट। वो बोल ही रहा था कि अन्ना ने अचानक एक्सीलेटर पर पूरा दबाव दे दिया। कार झटके से आगे बढ़ी। सौभाग्य से सोनू ने जल्दी हैंडल पकड़ लिया और खुद को बचा लिया। वो अविश्वास भरी नजरों से अन्ना की तरफ देखने लगा। ये लड़की कुछ अलग ही थी। बॉस, आप सही थी। सेफ्टी फर्स्ट, उसने मुस्कुराते हुए सीट बेल्ट बांध ली। अन्ना ठहाका मारकर हंस दी और तेज रफ्तार में स्टीयरिंग घुमाते हुए कार को ले चली। कुछ ही देर में वे दूसरी प्रॉपर्टी पर पहुंच गए। बाहर पहले से ही एक आदमी खड़ा इंतजार कर रहा था। अन्ना ने भौहें उठाईं। तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही तेज निकला। सोनू थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज दिखा। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त इतनी एफिशिएंसी से कब काम करने लगा। सुनिए, क्या आप मिस्टर सोनू हैं? उस आदमी ने पूछा, लेकिन उसकी नजरें अन्ना की तरफ थीं। मैं हूँ, सोनू आगे आया। आदमी ने एक पल को हैरानी से देखा और फिर मुस्कुराया। ओह मिस्टर सोनू, नमस्ते। क्या आप अपने फ्रेंड को ये प्रॉपर्टी दिखाने लाए हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, सोनू ने जवाब दिया। चैप्टर 141। आदमी ने लगभग 30 डिग्री झुककर बहुत ही विनम्र मुस्कान के साथ कहा, कृपया आप दोनों अंदर आइए। मेंशन के भव्य गेट के पास पहुंचकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उस आदमी के पीछे अंदर चले गए। अन्ना ने आसपास नजर दौड़ाई। मेंशन के बाहर की सड़क उसे किसी पुराने ख्वाब जैसी जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वो ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ देख चुकी है। जब उसने मुड़कर मेंशन की तरफ देखा, तो उसकी नज़र इमारत की बनावट और डिजाइन पर अटक गई। सब कुछ अजीब और अजनबी होते हुए भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, उस आदमी ने अपने प्रोफेशनल अंदाज में बोलना शुरू किया। सर और मैडम, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हवेली रायगढ़ में एकदम यूनिक है। ये उत्तर से दक्षिण दिशा में बनी है, जिससे हर कोने में नेचुरल लाइट आती है। इसके चारों तरफ एक छोटा गार्डन है और जगह बेहद शांत और प्राइवेट है। अगर आप चाहें तो यहाँ चिल्लाकर भी मदद मांगे, कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। सोनू के होठों पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। उसने बड़बड़ाया, क्या बेकार का डायलॉग है। पर वह आदमी मुस्कुराता रहा, जैसे उसकी मुस्कान किसी प्लास्टिक की तरह चेहरे पर चिपकी हो। यह घर पूरी तरह से फर्निश्ड है। आप सिर्फ अपना बैग लेकर आएं, बस।
कोई फर्नीचर लेने की जरूरत नहीं। ये स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी से लैस है। हर परेशानी का सॉल्यूशन पहले से मौजूद है। उसका टोन ऐसा था जैसे वो घर की चाबी तुरंत सौंप देना चाहता हो। सोनू अंदर ही अंदर हैरान था। ये तो करोड़ों का घर लग रहा था। क्या अन्ना वाकई इतनी अमीर है? प्राइस? अन्ना ने सीधा सवाल किया। ये लोकेशन हर तरह के शोर शराबे से दूर थी, एकदम शांत। साइज भी परफेक्ट था, बिल्कुल उसकी जरूरतों के हिसाब से। उसने अंदर भी देख लिया था, सिंपल और क्लासी इंटीरियर जो उसके टेस्ट से एकदम मैच करता था। वो आदमी हल्की मुस्कान के साथ 2 उंगलियां उठाते हुए बोला, क्योंकि आप मिस्टर सोनू की फ्रेंड हैं, मेरे सीनियर ने आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया है। ये प्राइस है। सोनू की आंखें फटी रह गईं। इतनी कम कीमत? इसे तो फ्री में देने जैसा है। क्या रायगढ़ में सच में इतने सस्ते घर मिलते हैं? और इतना अच्छा? क्या मेरा इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है? ऐसा करते हैं बॉस, सोनू बोला, मैं ये घर ले लेता हूँ, फिर आपको इससे भी महंगा घर दिलवा दूंगा। अन्ना ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई एलियन देख रही हो। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो जरूरत से ज्यादा पैसा दूं। सोनू को एक पल के लिए लगा जैसे उसकी आईक्यू अचानक -50 हो गई हो। घर दिखा रहे आदमी ने सोनू की तरफ देखा और सीरियस होकर कहा, मिस्टर सोनू, अगर आप खुद इसे खरीदना चाहें तो इसकी कीमत 125% हो जाएगी। ये क्या बात हुई? छूट तो मेरी वजह से है। सोनू अपने बाल नोचने को हुआ। वो आदमी हल्का खासा, लगता है यहाँ अपने लोगों से भी साफ साफ हिसाब रखना जरूरी है। अन्ना ने हल्की भौहें चढ़ाई। थोड़ा अजीब तो लगा, पर लॉजिक था उस बात में। ठीक है, उसने ठंडे लहजे में कहा, मैं ये घर ले रही हूँ। आदमी की मुस्कान एकदम ब्राइट हो गई। बिल्कुल सर। अन्ना को लोगों द्वारा बार बार उसके जेंडर को लेकर कंफ्यूजन होने की आदत थी। उसने अब उन्हें करेक्ट करना छोड़ दिया था। वो अभी उस उम्र के बीच के दौर से गुजर रही थी जहां कई लड़कियां शारीरिक बदलाव से गुजरती हैं। लेकिन वो खुद को आरामदायक महसूस करवाने के लिए अपनी चेस्ट को एक टाइट चोली से कसकर बांध लेती थी ताकि चलने में असहजता ना हो। उसकी बॉडी पतली थी और अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए बाहर से देखने पर उसकी फेमिनिन क्वालिटीज बहुत ऑब्वियस नहीं लगती थी। सब सेट हो गया है मिस्टर आर्यन, सोनू के वो दोस्त बोले, जो पूरी बात में आर्यन के लिए प्रैक्टिकली नौकर जैसे थे। आर्यन मुस्कुरा उठा। परफेक्ट। लेकिन सर, वो आदमी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, आपने ये घर बहुत कम कीमत में बेच दिया। क्या ये आपके लिए घाटे का सौदा नहीं? अगर उसकी मेमोरी सही थी तो ये वही घर था जहां आर्यन खुद रहा करता था। फिर वो इसे इतनी कम कीमत में क्यों बेच रहा है? आर्यन ने उसे एक ठंडी नजर से देखा और जवाब दिया, ये साझा वैवाहिक संपत्ति है। तुम इसे कम कीमत पर बेचना समझ रहे हो? क्या अन्ना को इनकार करने से बचाने के लिए उसने ये घर पहले ही उसके नाम कर दिया था? सोनू का दोस्त एकदम कंफ्यूज्ड रह गया। साझा वैवाहिक संपत्ति? ये क्या चल रहा है भाई? नकुल और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया। पहली बार उन्होंने आर्यन को किसी को कुछ देने में इतनी जल्दबाजी करते देखा था। करोड़ों का मिशन बस 2 मिलियन में बेच दी गई थी। सच कहे तो इससे तो फ्री में देना ही बेहतर होता। पर जैसा कि सब जानते हैं, जब बात 2 देवताओं जैसे लोगों की हो तो उनका प्यार हम आम इंसानों की समझ से बाहर होता है। दूसरी तरफ इंद्रा अपने कंप्यूटर के सामने बैठी थी। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी थी, जहां एक खाली डॉक्यूमेंट खुला था। एडिटर बार बार दबाव डाल रहा था, नई किताब शुरू करो। लेकिन इंद्रा उलझी हुई थी, किस पर लिखूं? फिर अचानक उसे कुछ याद आया। पिछली पार्टी में उसने जो नोट्स लिए थे वो खोलकर देखने लगी। अन्ना,
उसने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और दिमाग को पूरी तरह फोकस किया। अचानक उसके माइंड में एक नई कहानी बनने लगी। और जैसे ही उसकी अटेंशन पूरी तरह उस सोच पर टिक गई, कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद शब्दों ने खुद ब खुद हलचल शुरू कर दी। अगर कोई गौर से देखता तो उन शब्दों के पीछे वो चेहरे दिख सकते थे जिन्हें इंदिरा अपने इमेजिनेशन में आकार दे रही थी।